1 बाई एक्स डी एक्स, तो जैसा कि हमने बताया था आपको 1 बाई एक्स जब फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन जो आता है इसका, ये है फंक्शन, राइट। यहाँ पे 1 बाई एक्स इज द फंक्शन, तो इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को फ्रॉम 3 to 7 ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है तो वो होता है log x या ln x, ठीक है, mod x, ln ऑफ mod x, ठीक है। तो यहाँ mod x लिखा जाता है, राइट, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। और ये हो गया इस फंक्शन, ये f ऑफ x, ये f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x, और इसका लिमिट्स है 3 to 7, राइट। लिमिट क्या है 3 to 7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपर लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा ln mod 7, और फिर आप लोअर लिमिट डालोगे यानी माइनस ln mod 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln a माइनस ln b इज ln a बाई b, ये फॉर्मूला है, राइट। ये आपको पता होगा कि log b माइनस log a का फॉर्मूला क्या होता है, log b बाई a, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इस तरह इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल एक ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या दिया रहेगा, आपको लिमिट्स दिए रहेंगे और आपको उन लिमिट्स को लास्ट में पुट करना है इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको दिया गया है, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स जो है वो फंक्शन है, साइन एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए पाई बाई 3 से यानी 60 डिग्री से लेकर पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री तक, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन एंगल में, पाई बाई 3 का मतलब क्या है 60 डिग्री और पाई बाई 2 का मतलब क्या है 90। कैसे पता, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 बाई 3 कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री, और ये है पाई बाई 2 यानी 180 बाई 2 मतलब ये कितना है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, राइट, आपको ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा आप लोगों ने, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स, चलो एफ ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स, राइट। इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक नया फंक्शन मिलने वाला है, तो ये एफ ऑफ एक्स यानी साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने, हमें मिला एक नया फंक्शन जी ऑफ एक्स, ठीक है। हो गया इंटीग्रेशन, हो गया क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो ये लोअर लिमिट है पाई बाई 3 और ये अपर लिमिट है पाई बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। आप चाहो तो माइनस बाहर ले लो, यू कैन ऑल्सो टेक दिस माइनस आउटसाइड, पहले ही माइनस को बाहर ले लो, माइनस कॉस एक्स में जो माइनस को बाहर ले लो, इसको बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। एक्स आगी आपल्याला पहिल्यांदा वरचा लिमिट टाकायचं आहे, ठीक है। तो वर ऊपर वाला लिमिट कौन सा है पाई बाई 2, वो डाल दो। नंतर एक माइनस साइन कंपल्सरी टाकावंच लागतं, ठीक है। तो माइनस साइन जो डालना ही है तो वो डाल दिया। इसके बाद होगा कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस ऑफ पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 2 होता है 0 यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, और कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, राइट। जैसे कि साइन 30 हाफ होता है, वैसे कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस हाफ, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर, तो ये है क्या, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है, वो एफ ऑफ एक्स, उसको आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा, आपको एक नया फंक्शन मिलेगा जी ऑफ एक्स, और उस फंक्शन में आपको ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया गया है, तो उसमें आप ये लिमिट्स डाल दो। सबसे पहले अपर लिमिट डालो, कोई माइनस साइन है तो उसको आप बाहर ले लो, तो हमने इसको बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट डाल दिया है, तो अपर लिमिट डालने से वो हो गया कॉस पाई बाई 2, फिर एक माइनस साइन कंपल्सरी डालना है, उसके बाद आपको लोअर लिमिट डालना है, तो वो हो जाएगा कॉस पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 3, लेकिन कॉस पाई बाई 2 0 है, कॉस पाई बाई 3 हाफ है, फिर हाफ लिख दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हाफ हो गया। ऑलराइट, सो आई होप दिस अंडरस्टूड कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक दो एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। आप भी वीडियो पॉज करके उसको ट्राई करिए, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स।
तो यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन लेते हैं i इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1/x³ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ओके, dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस फंक्शन में 3 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर है, एक 9x है और एक है 1/x³। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। वील टेक ऑल दी 3 टर्म्स सेपरेटली एंड वी विल इंटीग्रेट देम, ऑलराइट। तो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया इसको, तो ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर dx प्लस, हाँ पहला टर्म लिया मैंने dx के साथ, फिर ये है 9x, तो 9x dx, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे थर्ड टर्म है उसको हम लोग ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx। ये हो गए 3 टर्म, ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि जब x⁴n हो फंक्शन, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁴n+1/n+1, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये है x² dx, तो यहाँ पे ये x⁴2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴2+1/2+1, दैट्स ऑल, ठीक है। और लिमिट्स भी ले लेते हैं, लिमिट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 ले लेते हैं। तो ये f(x) है, इसको हमने इंटीग्रेट किया, ये g(x) हो गया, और इसका लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो डेरिवेटिव में जैसा होता है, जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग डेरिवेटिव के बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में भी वैसा ही करना है। इंटीग्रेशन में भी अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, जैसे यहाँ पे ये 9 मल्टीप्लाइड है, तो इस 9 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये 9 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x⁴1। तो x⁴1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी तरह से होगा x⁴1+1 डिवाइड बाई 1+1, तो वो हो जाएगा x⁴1+1 डिवाइड बाई 1+1 फ्रॉम 0 to 1, हो गया, ओके। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, थर्ड वाला, ये है 1/x³, तो ये हो जाएगा x⁻³ dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में है x⁻³ इसको आप ऊपर ले लोगे तो क्या हो जाएगा x⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो -3 हो गया, तो अभी n का वैल्यू है -3, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे x⁻n+1/n+1, ये होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसको भी यहाँ डाल देता है, तो ये हो जाएगा x⁻³ डिवाइड बाई -3+1, ठीक है, 0 to 1, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो गया, ये हो गया x³/3 0 से 1, ये हो चुका है 9 × x²/2 0 से 1, और ये हो गया है x⁻² फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब हमें सिर्फ लिमिट्स पुट करने हैं, ठीक है, दैट्स द लास्ट स्टेप वी हैव टू डू। तो वो कर लेते हैं, चलिए पहले 1 डाल देते हैं। तो 1 का, तो पहले 1 डाल दो x की जगह पे, x से आगे पहले अंदर 1 टाका इसे, तो वो हो जाएगा 1³ 3। तो 1³ का मतलब 1/3, फिर एक माइनस साइन आएगा कंपल्सरी, नंतर क्या करायचं आप लोग लोअर लिमिट टाकायचं है, उसके बाद क्या करना है लोअर लिमिट डालना है x की जगह पे, तो वो तो 0 आ जाएगा। ये हो गया पहला वाला। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपर लिमिट डालेंगे, नहीं x की जगह पे 1 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसको हमने लिख दिया, फिर एक माइनस, फिर x की जगह पे 0 डालेंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे फिर आप 1 डालोगे तो 1⁻², ठीक है, और ये -2 है, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -2 और ये 0 हो जाएगा। तो सब मिला जुला के ये आ जाएगा 1/3 प्लस 9/2 माइनस 1/2। मैंने इसको आगे सॉल्व कर लिया, एलसीएम 6 आ गया, 3 2 तो 2 आ गया, 9 3 तो 9 3 27, 2 3 6 तो 3 3, इसको सॉल्व करिए 26 आ जाएगा, 26/6, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमें करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। आई होप आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, राइट, कि किस तरह से करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें हम लोग लास्ट में वो सी क्यों ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। तो
तो लेट अस टॉक अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहली बात ये कि जो भी फॉर्मूले वो सब सेम है, मतलब आपको जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे आप, तो चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, दोनों में जी ऑफ एक्स ही आएगा, सेम आएगा, सॉरी जी ऑफ एक्स ही आएगा। बस होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होता है, तो हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। इनडेफिनेट में हम ये लिमिट नहीं पुट करते क्योंकि लिमिट दिए हुए नहीं होते हैं, राइट, लिमिट्स आर नॉट गिवन टू अस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे c लगा देते हैं कांस्टेंट। अब सवाल है ये कि ये c क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ओके, तो वो c इसलिए लगाया जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ओके, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे, तो आपको मिलेगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी 2x मिलेगा। वैसे ही अगर मानिए दूसरा फंक्शन है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो भी आपको 2x प्लस 0 यानी फिर से 2x मिलेगा। अगर आपके पास तीसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 ले लो या 4 ले लो या एक कांस्टेंट ले लो c, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर, तो भी आपको 2x ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 2x को इंटीग्रेट करोगे, 2x को, राइट, ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करने से वापस ये मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और उसका एंटी डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 2x आ रहा है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 2x आएगा। तो जब इस 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आने वाला है या एक्स स्क्वायर प्लस 2 आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आने वाला है, ये तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, राइट, जब तक कि हमें लिमिट्स ना दिए हो। इसलिए जब भी हम लिमिट्स नहीं दिए रहते हैं और तब हम इंटीग्रेट करते हैं अगर, तो हम एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। यानी अब यहां से जब इंटीग्रेट करोगे क्या करोगे, तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये हो गया डिफरेंशिएशन, राइट, यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यानी डेरिवेटिव निकाल दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, यानी रिवर्स प्रोसेस। तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, हमको वापस y निकालना है, राइट, हमें dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें वापस y चाहिए। तो हम dx को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये f ऑफ x था, ये x रेज टू 1 क्या है, ये f ऑफ x, इसको इंटीग्रेट कर लिया, ये आ गया g ऑफ x, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मिला के x स्क्वायर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो भी x स्क्वायर आएगा, इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो भी x स्क्वायर आएगा, तो ये फंक्शन कौन सा है, ये x स्क्वायर प्लस 1 है या x स्क्वायर प्लस 2 है या x स्क्वायर प्लस 3 है, तो वो कांस्टेंट जो है वो अननोन है, वो अननोन है, इसके लिए हम एक c लगाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा c क्यों लगाते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो अननोन है, वो इनडेफिनेट है, वो कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है। इसके लिए जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी लिमिट्स नहीं होते हैं, तो हम एक प्लस c यानी कांस्टेंट के लिए प्लस c लगाते हैं, ठीक है। ऐसा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में आधी बात नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कभी भी c नहीं लगाते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कभी भी c लगाना नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, द बेसिक थिंग। बाकी जैसे इंटीग्रेशन वहां करते हैं वैसे यहाँ होगा, वहां पे कोई भी फंक्शन f ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन g ऑफ x है तो वो
वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो या डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, हर जगह वो g ऑफ x ही होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसमें, लिमिट्स में। डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाला जाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं डाला जाता है, लिमिट्स होते ही नहीं, दिया ही नहीं गया, सिर्फ इंटीग्रेट करके। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट नहीं यूज करते और इनडेफिनेट में हमें कांस्टेंट प्लस सी लिखना पड़ता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। आपको समझ में आया होगा कि हमने सी क्यों लगाया, क्योंकि हम कहीं से भी इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे यहाँ भी, तो भी हमें फिर से वही फंक्शन मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो पता नहीं हमें कांस्टेंट क्या है, कितना है, तो हम प्लस सी लिखेंगे। यहाँ भी आप इंटीग्रेट करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे कि हम लोगों ने डेरिवेटिव्स में चेन रूल पढ़ा था, राइट। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलने वाले, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट में एक नाम दिया है SIRP, सर्प। ओके, एस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एस का मतलब है स्टेप नंबर 1 जो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। आई का मतलब है इंटीग्रेशन, ये सेकेंड स्टेप। आर का मतलब है रीसब्स्टिट्यूशन, और ये एक ऑप्शनल स्टेप, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो पुट द लिमिट्स। तो SIR मेथड, सर्ड मेथड, अगर लिमिट्स नहीं है तो SIR, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, रीसब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और लिमिट्स है तो लास्ट में लिमिट्स भी पुट कर देना है, तो वो हो जाएगा सर्प मेथड, ऑलराइट, सर्प, ठीक है। SIRP, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, रीसब्स्टिट्यूशन एंड पुट द लिमिट्स। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मान लो हमें इंटीग्रेट करना है इसको x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/4 तक। ओके, आप बोलोगे सर ये तो देखा देखा लगता है, ये तो हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, लेकिन वो आप नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। भाई ये साइन 2x है, ठीक है, तो ये है साइन 2x, ठीक है, यहां नहीं लग सकता है। तो लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो अननोन है, अननोन को नोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू कन्वर्ट अननोन टू नोन, दैट्स द फंडा ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। तो हमें साइन x का इंटीग्रेशन पता है कि हाँ सर साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस सी क्यों, इनडेफिनेट है, अभी लिमिट्स नहीं दिए, यहाँ लिमिट्स है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे इसको साइन एक्स के फॉर्म में। तो वो कैसे कन्वर्ट हो सकता है, उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, तो हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x को। तो हम बोल देंगे लेट 2x इज इक्वल टू t। ये हो गया स्टेप नंबर 1 यानी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो t डाल दो 2x को, लेकिन 2x को t डाल दोगे तो dx का क्या करोगे, जब आप 2x को t डाल दोगे तो dx को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा, वो है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t या विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों से काम बन जाएगा। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो कैसे, हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैंने लिख दिया d बाई डी टी ऑफ 2x इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t, ठीक है। देखो 2x इज इक्वल टू t और दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ 2x, d बाई डी टी ऑफ t। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने 2 बाहर ले लिया, ओके, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो x t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए वो एज इट इज रह जाएगा, मतलब उसको चेंज नहीं करना, तो वो डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता, तो उसको ऐसे रहने दो। और ये t रेज टू 1 है, ये t dt है, t रेज टू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू टी रेज टू 1 माइनस 1, मतलब 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 1,
ये t रेज टू 0 है ना, t रेज टू 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो dx क्या आ गया, dx आ गया dt/2, dx आ गया dt/2। तो अब होगा स्टेप नंबर 1 पूरा, यानी सब्स्टिट्यूशन अब पूरा होगा। कैसे? 2x की जगह आप t डालोगे और dx की जगह dt/2 डालोगे, तब सब्स्टिट्यूशन पूरा होगा, तब स्टेप नंबर 1 पूरा होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वहां पे आपको पूरा का पूरा x हटाना है, पूरा का पूरा x हटा के आपको t के टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश करिए। वहां पे जहां जहां आपको x दिख रहा है वो सब x को हटा के आपको t डालना है, ठीक है। तो जहां 2x है वहां पे आपने t डाल दिया, लेकिन जहां dx है वहां पे क्या डालोगे? तो उसके लिए आपने इसको डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू फाइंड किया, dx का वैल्यू फाइंड करके उसको भी यहां डालना है। तो अब होगा पूरा स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 पूरा हो जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे वो है सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt/2। हाँ, 2x की जगह मैंने डाल दिया t और dx की जगह मैंने डाल दिया dt/2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/4। लिमिट्स अभी तक डाले नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने इंटीग्रेट नहीं किया ना, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है। ओके, अब आप क्या करो, अब आप यहां से ये हाफ बाहर ले लो, ये जो हाफ है 1/2 इसको बाहर ले लो। तो ये हाफ बाहर आ गया और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, साइन टी dt ये बच गया। तो साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, फ्रॉम 0 टू π/4 इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब करना है रीसब्स्टिट्यूशन, यानी जिस x को हटा के आपने t के टर्म्स में डाला था, अभी उसी t को हटा के आपको x के टर्म्स में डालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, 2x डाल दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 2x फ्रॉम 0 टू π/4। हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया, रीसब्स्टिट्यूशन। ये यहां तक हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूशन, SIR हो गया। अब आप पुट द लिमिट्स, राइट। x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालो x की जगह पे, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू हाफ माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू π/4 हो जाएगा π/2, ठीक है। आप चाहो तो माइनस बाहर ले लो, ठीक है, यू टेक द माइनस आउटसाइड, ठीक है। कॉस π/2 हो जाएगा माइनस 0 डालोगे कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देख लो, अब इसका आंसर कॉस π/2 तो 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा हाफ इंटू कॉस π/2 0 और कॉस 0 1 होता है, तो -1 यानी माइनस हाफ, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने सबसे पहले 2x को t माना, 2x को क्या माना? t माना। तो 2x को t माना, अब 2x को हम t डाल देंगे तो dx का हम क्या करते हैं? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको आगे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, सॉरी नॉट टाइम t, वेरिएबल t। वो मैंने टाइम t इसलिए बोल दिया क्योंकि फिजिक्स में आगे जो भी चैप्टर्स है उसमें ज्यादातर हम लोग जब t से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो t वहां टाइम रहता है। फिलहाल t हमारे लिए वेरिएबल है, ठीक है, इट्स अ वेरिएबल फॉर अस। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2x को t डाल दिया, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आप उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइड 2 को बाहर ले लो, x का डेरिवेटिव, x को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप t के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx/dt ऐसे ही रह जाएगा, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 × t⁻⁻1, ये हो गया 1, यहां से dx मिल गया dt/2। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, राइट। हमें जहां जहां x है वो सब हटा के t के टर्म्स में डालना है, तो अब हम कर सकते हैं, तो हम उसको कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 2x को t डाल दिया है, dx को हमने dt/2 डाल दिया है। तो अब ये सब करने के बाद ये हो गया पहला स्टेप पूरा, पहला स्टेप पूरा मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ पूरा, तो सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। अब ये जो 2 है 1/2 कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर ले लिया। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 1/2 को बाहर ले लिया है, साइन टी dt का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी। अब हमें लिमिट्स डालना है, लेकिन ये जो लिमिट्स है ये x के वैल्यूज है, ना कि t के वैल्यूज। ये जो 0 और π/4 है ये x के वैल्यूज है, ये t के वैल्यूज नहीं है, इसलिए हमें रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको रीसब्स्टिट्यूट किया है, t की जगह पे 2x डाला है। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक। तो पहले अपर लिमिट डाला, x की जगह पे π/4, 2 × π/4 π/2 हो गया, जो माइनस था माइनस को बाहर ले लिया, फिर cos 0, तो cos π/2 0, cos 0 1, सब मिला के अच्छा आया। एक माइनस साइन पहले से बाहर है,
ओके, एक माइनस है पहले से बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब आपको करना है sin 3x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हटा के हम यहाँ डाल देते हैं 3। आपको किसका इंटीग्रेशन करना है? sin 3x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ओके, या फिर हमको वैल्यू नहीं मिल पाएगा तो हम लोग sin 4x का ले लेते हैं। sin 4x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए तो अभी आप स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना। कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोगे 4x को t, तो ये हो गया 2x की जगह 4x को आप t मान लोगे। फिर डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। फिर ये हो जाएगा dt/4। ओके, तब आप इसको यहाँ सब सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2x 4x को t डालोगे और dx को डालोगे dt/4, तो ये dt/4 हो जाएगा। अब ये 4 बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी। सब ये सारे स्टेप्स वही है, 0 से π/4। अब आप क्या करोगे? रीसब्स्टिट्यूशन, यानी t को वापस डाल दोगे 4x, तो t को आपने वापस डाल दिया 4x, तो ये देखो 4x डाल दिया, ये 4 है, राइट। अब क्या? अब आप वैल्यूज डालोगे, तो π/4 इंटू 4 सिर्फ पाई हो जाएगा, यानी cos पाई, और ये cos 0। तो फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो हो जाएगा -1/4 और अंदर होगा -1, तो +2/4 वो आएगा +½ ठीक है उसका आंसर। ऑलराइट, +1 नहीं आएगा, +½ आएगा। ऐसे करना है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि जो sin 4x 2x 3x जो भी लोगे आप, उसको हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। हम याद कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx, जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा था, sin ax का डेरिवेटिव क्या होता है? a cos ax, राइट। मैंने आपको याद करने बोला था sin ax का डेरिवेटिव क्या होता है? a cos ax होता है, राइट। आप लोगों ने याद किया होगा। cos ax का डेरिवेटिव क्या होता है? -a sin ax, राइट। तो ये आप लोगों ने याद किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अब ये sin ax का डेरिवेटिव देखना है, तो sin ax का डेरिवेटिव, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन आपने देखा कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो जो ये a है वो बार बार, ओके सॉरी, यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 4 था, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी +½ ओके ओके ओके, ठीक है, दैट इज +½ ओके। तो ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा आप चेक कर लिया करो, बट बेसिकली समझो कि कैसे करना है। वहां पे वो 1/4 था ना बाहर, राइट, तो वो 4 रहेगा, ओके, और ये अंदर ऐसा, तो ये हो जाएगा +½ ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x ax का -cos ax/a, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप चाहो तो इसको SIR मेथड से, SIR मेथड से, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करके देख लो, राइट। कैसे करोगे? आप बोलोगे लेट ax = t, ax को t मानोगे, तो ax को t मान लिया तो क्या होगा? फिर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t, आप विथ रेस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a dx/dt और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा dt/a, वो कितना आ जाएगा? dt/a। अब ये सब उठा के यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ जब डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt/a, हो गया सब्स्टिट्यूशन। 1/a बाहर ले लो, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा 1/a, साइन का इंटीग्रेशन होगा -cos t, -cos t हो जाएगा, हो गया। और एक कांस्टेंट डाल दो +c, यहाँ भी आप डाल सकते हो +c, ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनेट लिया हुआ है हम लोगों ने। और तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -t की जगह वापस रीसब्स्टिट्यूशन, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, राइट। यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया, अब रीसब्स्टिट्यूशन करोगे तो -cos t की जगह ax -cos ax/a +c, तो -cos ax/a +c, मतलब जो भी कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो इसको आप याद कर लो। sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x, तो sin ax का इंटीग्रेशन -cos ax, बस जो कोएफिशिएंट है a वो नीचे आ जाएगा, यानी -cos ax/a हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये डेरिवेशन में नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग बात करते हैं
अगर ये कॉस होता तो क्या होता, ये साइन हो गया, अब कॉस होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, बस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता, कोएफिशिएंट नीचे आ जाता, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी आपको करना होता आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना होता। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं टी, ए एक्स को टी मान लेते हैं, क्योंकि हमें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, राइट, साइन एक्स। ओके, ठीक है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ओके ओके, तो हम लोगों ने ए एक्स को टी मान लिया, हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी करके दिखाया था, अब मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके दिखाता हूँ। दोनों वेरिएबल है, किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमने इस बार एक्स ले लिया, तो इस बार क्या होगा, ये ए बाहर आ गया और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, और ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। तो कुल मिला के ये आ गया a इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, ये आ चुका है। अब यहां से आप डी टी निकाल लीजिए, तो यहां से आप डी एक्स निकाल लीजिए, राइट, क्योंकि आपको डी एक्स को सब्सटीट्यूट करना है। तो डी एक्स कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा डी टी बाई ए। ठीक है, dx आ गया dt बाई ए। नाउ वी आर रेडी टू गो, नाउ वी आर रेडी टू गो, मतलब वी आर रेडी टू सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो हम लोग ax को t डालने वाले और dx को dt बाई ए डालने वाले हैं। सो वी आर रेडी टू गो एंड वी आर रेडी टू सब्सटीट्यूट। तो हमने सब्सटीट्यूट किया, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ax की जगह हम क्या डालेंगे, हम t डालेंगे, dx की जगह हम क्या डालेंगे, हम dt बाई ए डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया, और यहां से ये 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, और cos t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस सी लिख देंगे। अब ये sin t, t की जगह हम डाल देंगे ax। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin ax बाई 2 प्लस सी। अच्छा, sin ax बाई ए, सॉरी ए बाहर ले रहा है, 2 नहीं, sin ax बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो cos ax का इंटीग्रेशन क्या हुआ, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin ax होगा, बस कोएफिशिएंट नीचे आएगा प्लस सी। समझ में आया आपको, तो जो भी कोएफिशिएंट है इंटीग्रेशन में वो कोएफिशिएंट नीचे आता है, डेरिवेटिव के वक्त वो कोएफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आप थोड़ा फॉर्मूला ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, उसको आप एनालाइज करिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। डेरिवेटिव में वही कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वही कोएफिशिएंट डिवाइड होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग एक दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर we'll finish up with integration. Okay, okay. तो अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानिए कि हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax प्लस b, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ओके, dx। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x पता है, e रेज टू x ऐसा फंक्शन है, सिर्फ ये ही ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन वो खुद आता है, जिसका डेरिवेटिव वो खुद आता है, वो चेंज नहीं होता फंक्शन। ठीक है, ये है e रेज टू एक्स प्लस सी। चलो, तो हम लोग इस चीज को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम इसको t मान लेंगे। हम क्या करेंगे, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन हमें dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है। इसके लिए हमें कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन जो है ये लंबा एक स्टेप है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको नहीं करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, मतलब फिर क्या फायदा, ये t में वो x में है कि नहीं, तो देखो कनेक्शन। ठीक है, तो अब कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए इसको लेट अस डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t और x व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ax प्लस b, और ये भी d बाई डी टी ऑफ t। समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो इस बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, चलो, तो अभी
सबसे पहले ये जो पहला टर्म है ax, इसमें क्या होगा, a बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो नहीं सकता t के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम उसको लिखेंगे dx बाई dt। b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ गया, यहां से आपको dx मिल जाएगा, dx कितना मिल जाएगा, dt बाई a मिल जाएगा। समझ में आया? अब वी आर नाउ रेडी टू गो, वी आर नाउ रेडी टू सब्स्टिट्यूट। तो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट, पूरा का पूरा टी में लेके आएंगे, पूरा का पूरा टी में लेके आएंगे। ठीक है, ऐसा आप लोग जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो तो ऐसा खुद से बोलो, क्या बोलोगे, पूरा का पूरा टी में लेके आएंगे। ठीक है, तब जाकर आपको वो पॉइंट क्लियर होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस, ये क्या है, ये t है, डाल दिया t, ये dx क्या है, dx है dt बाई ए, डाल दिया dt बाई ए, पूरा का पूरा फंक्शन t में आ चुका है, t में आ चुका है। अब ये 1/a को बाहर ले लीजिए, 1/a को बाहर ले लिया, अंदर बचा e रेस टू t dt। नाउ वी आर गुड टू गो। इसको बस ऐसा इंटीग्रेट करना है, कर दो इंटीग्रेट। तो यहां से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू टी होगा, दैट्स ऑल, प्लस c हो गया। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हुआ। अब रीसब्स्टिट्यूशन यानी t की जगह वापस ax प्लस b डालना है। तो i इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और है, a भूल गए हम, तो ये a लिख दीजिए, तो हो जाएगा e रेस टू ax प्लस b बाई a प्लस c। यानी फिर से कोएफिशिएंट नीचे आया, किसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। ठीक है, b किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, b कांस्टेंट है, b किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, b कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट a है, किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जैसे e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t होगा, e रेस टू ax प्लस b का इंटीग्रेशन e रेस टू ax प्लस b होगा, लेकिन नीचे एक कांस्टेंट आएगा a। समझ में आपको? तो दैट्स ऑल, ये इसका फॉर्मूला है। इसको अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रखिए, अगर नहीं ध्यान रख सकते हैं तो ये तरीका ध्यान रखिए कि हमने इसको कैसे फाइंड किया है। ठीक है, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टू फाइन ट्यून आवर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे। ओके, तो अब ले लेते हैं एक लॉग का एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के और कुछ इंटीग्रेशन के। वो होगा हमारा लास्ट लेक्चर बेसिक मैथ्स का, राइट। उसके बाद वी विल जंप इनटू फिजिक्स, राइट, विल स्टार्ट विद रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो चलिए, तो फिर यहाँ पे एक हम लोग लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो एग्जांपल है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ ax प्लस b। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो फिर से आपके सामने उस तरह का ये चैलेंज है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ओके, नॉट ln ऑफ ax प्लस b, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे हम लोग ले रहे हैं dx बाई ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, नॉन फॉर्म में, जो भी हमें पता है उसके फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, इसको हम t मान लेंगे। तो लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, इसको t मान लिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा a dx बाई dt, b का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1, यहाँ से dx आ जाएगा dt बाई a। इस बार मैंने थोड़ा फटाफट कर दिया इसको, एंड आई डन इट लिटिल फास्ट, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो समझ में आना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू dx की जगह क्या लिखोगे आप लिखोगे dt बाई a dx की जगह, और नीचे जो है उसकी जगह क्या लिखोगे, t लिखोगे। ठीक है, तो ये अभी इंटीग्रेट करना है। तो a कांस्टेंट है, a को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, dt बाई t बचेगा। अभी dx बाई x का इंटीग्रेशन, dx बाई x है ना, ये क्या है, dx बाई x है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ln x। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा ln t। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब रीसब्स्टिट्यूशन करना है। तो वो आ जाएगा 1/a ln, तो t क्या है, t है ax प्लस b, तो ln ऑफ ax प्लस b हो गया, और एक प्लस c डाल दो, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हमने यहाँ पे लिमिट्स नहीं दिए। ठीक है, तो इसके साथ
आज का ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे कुछ क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स के और कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के, राइट, और लेंगे ताकि हम ये अच्छे से सीख सके। एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्चुअल फिजिक्स, that is rectilinear motion, that is motion in one dimension. Okay, till then, bye bye.